तो ये जो बिजनेसमैन है ये पब्लिक को क्या देता है? पब्लिक को ही देता है वो डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर। अब जिस भी पर्सन के हाथ में वो डिबेंचर होता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। तो ये सभी पब्लिक में जो बंदे हैं जिन्होंने डिबेंचर्स को परचेज किया हुआ है तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आज की वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लास 12th का ये चैप्टर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें और धीरे धीरे न्यूमेरिकल पर शिफ्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर में। जो डिबेंचर वर्ड है इसका मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आप जो है न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए सबसे पहले लिखा है डिबेंचर इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट इश्यूड by a company acknowledging the borrowings bearing fixed rate of the interest and it's a long term borrowing। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि डिबेंचर एक रिटर्न फॉर्म में, एक पेपर की फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट ही है, राइट, जिसका कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन होता है कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हैं, किस डेट को परचेज किए, कितने अमाउंट में परचेज किए, कितने टाइम के लिए परचेज कितने किए हुए, किस रेट से किए हुए, ये सारे के सारे डिटेल वहाँ पे मेंशन होती है। इश्यूड बाय द कंपनी, कौन देता है? कंपनी देती है इसको। डिबेंचर को कौन इश्यू करते हैं? कंपनी करते हैं। एक्नॉलेजिंग, जो कि एग्री करती है, मानती है, स्वीकार करती है कि कंपनी ने बोरोइंग्स यानी कि लोन लिया हुआ है, उधार में पैसा लिया हुआ है, किससे? शेयर होल्डर से। बेयरिंग फिक्स रेट, और वो भी फिक्स रेट उसको देना पड़ेगा। वो फिक्स रेट जो मंथली होता है, मान लेते हैं कंपनी ने यहाँ पे जो है शेयर होल्डर से या फिर पब्लिक से 10 साल के लिए डिबेंचर लिया है, 10 साल के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं, तो उस पर जो है पर मंथ की फॉर्म में वो इंटरेस्ट पे करती रहती है शेयर होल्डर को, और एक टाइम पे 10 साल के बाद जो है वो डिबेंचर वापस पब्लिक को दे देती है, और पब्लिक का सारा अमाउंट जो उन्होंने लोन की फॉर्म में, बोरोइंग्स की फॉर्म में लिया है वो लौटा देती है। तो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे टाइम के लिए लिया जाता है उधार है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, 20 साल के लिए। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या बनती है? डिबेंचर एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इश्यू करती है, पब्लिक को देती है, और क्या इंटेंशन होता है? पब्लिक से उधार पैसा लेना होता है। ठीक है, और ये फिक्स रेट पे होता है, यानी कि अगर आपको किसी भी डिबेंचर के सामने यहाँ पर 9% लिखा हुआ दिखता होगा तो उसका मतलब क्या है कि इस डिबेंचर पर 9% से इंटरेस्ट ऑफ रेट देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को देना पड़ेगा, पब्लिक को। कंपनी देगी पब्लिक को। चलिए मान लेते कंपनी है और इनको फंड की नीड है। कंपनी को किसकी नीड है? कंपनी फंड रेज करना चाहती है, यानी पैसा इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी जो है बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी रखनी होती है, और एक जो है अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो भले आप लॉस में जा रहे हो तो आपको उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी, काफ़ी सारे डिमेरिट्स हो जाते हैं। तो ये बिजनेसमैन क्या सोचता है कि क्यों ना मैं पब्लिक से उधार की फॉर्म में पैसा ले लूँ, पब्लिक से जो है लोन ले लूँ। तो ये जो बिजनेसमैन है ये पब्लिक को क्या देता है? पब्लिक को ये देता है वो डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर। अब जिस भी पर्सन के हाथ में वो डिबेंचर होता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो ये सभी पब्लिक में जो बंदे हैं जिन्होंने डिबेंचर्स को परचेज किया हुआ है तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो इनको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ये राम श्याम नेहा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंपनी पैसे की नीड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक के पास जाती है, उनको डिबेंचर दे देते हैं, और बदले में ये हर एक बंदा जो है कंपनी को क्या दे देता है? कंपनी को पैसा दे देता है। अब इन सभी की तरफ से किसी ने 1000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, तो इस तरह से कंपनी अपनी जो फंड की नीड है उसको कंप्लीट कर लेती है, और ये एक रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको जो है पर्टिकुलर पर मंथ आपको
इंटरेस्ट मिलता रहेगा और एक टाइम के बाद जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये तो कहानी है डिबेंचर की। अब काफ़ी सारी स्टूडेंट को लगता है कि इतनी सारी एंट्री हमने शेयर्स के चैप्टर में की है, अब अगेन हमें डिबेंचर की फिर से 8 एंट्री याद करनी पड़ेगी, सभी केसेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपने शेयर्स के केस में चैप्टर शेयर्स में एंट्री की है बस वही एंट्री सेम रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने शेयर कैपिटल यूज़ किया है वहाँ पर आपने डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ओपन कर देना है, और जहाँ जहाँ पर हमने इंस्टॉलमेंट के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया था वहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन कर देना, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे शेयर्स को हमने जो डिबेंचर के साथ रिप्लेस कर देना है। इतना यहाँ पे चेंज है, बाकी जैसे जैसे मैं एंट्री कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं डिबेंचर को इश्यू करने के मेथड कितने तरीके के होते हैं, यानी कि हम पब्लिक में जो डिबेंचर इश्यू करना है वो कितने तरीके से हम बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 2, यानी कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं कि हम पब्लिक में अपने डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं। पहला है लमसम मेथड और दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। मान लेते हैं एक डिबेंचर है 9% का, एक डिबेंचर है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू यानी उसकी कीमत है 10 रुपये, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो लमसम में क्या, लमसम के केस में क्या होता है कि हम सारा का सारा जो अमाउंट है वो टुकड़ों में ना मंगा के एक बार में मंगा लेते हैं, यानी कि 10 के 10 रुपये हम जो एक बार में ही मंगा लेते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं लमसम। 10 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे एक बार में और उन्हीं को हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे, टुकड़ों में नहीं मंगाएंगे कि 2 4 6 ऐसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लमसम मेथड का तरीका। हमने समझ लिया कि सारा का सारा अमाउंट टुकड़ों में ना मंगा के एक बार में मंगा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्री की। तो एंट्री देखिए, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक तो आपने ये समझना है कि हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का सेम अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, अगली बार अलॉटमेंट को, फिर फर्स्ट कॉल को, फिर फाइनल को कॉल। क्यों? रीज़न ये है कि हम लमसम में पैसा एक साथ मंगा रहे हैं, तो इन दोनों एंट्री को भी, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को भी हम एक साथ ही मर्ज कर देंगे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि कंपनी के जो शेड्यूल बैंक है, कंपनी ने जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया है उसमें पैसा आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिसीव की एंट्री है। किससे? शेयर होल्डर से पैसा आएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और किसके नाम से आएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। और सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र की, यानी कि जिसमें हमने ट्रांसफ़र करना होता है। इसी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा आया है वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है? डिबेंचर अकाउंट में, 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार हमारा डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बार डेबिट हो रहा है। तो अगर इन दोनों एंट्री को हम हटा दें एक सेकंड के लिए, जैसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ये, तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी कंपनी के पास पैसा आया है और डिबेंचर को इश्यू करने से आया है। तो अल्टीमेट एंट्री हमारी यही बनती है। पर आपको पार्ट्स में लिखना है, तो अगर लमसम का केस आता है तो आपने ये 2 एंट्री पास कर देनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, फिलहाल जो हम बेसिक एंट्री और इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड मेथड, यानी कि डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट मेथड पर भी हम जो है क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यहाँ पे तो क्या होता है कि इस बार जो है हम पैसे कैसे मंगा लेते हैं? ऐसा समझो इस तरीके से कि हमने 3 इंस्टॉल में पैसे मंगा लिए, ठीक है। टोटल कितना था? डिबेंचर की वैल्यू थी 10 रुपीज़, यहाँ पे लगते हैं 2 3 और 5 ऐसे, यानी कि एप्लीकेशन पे हमने कितना पैसा मंगा लिया? ऐसे समझ जाओ, एप्लीकेशन पे हमने मंगा लिया 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मंगा लिए हमने 3 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लिया हमने 5 रुपये। अगर जिस बच्चे को डाउट है ये कॉल्स क्या है तो उनको भी बता देता हूँ, ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट के नेम है। यानी कि इस बार जो हम 10 रुपये को कैसे मंगाएंगे? टुकड़ों में मंगाएंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 5। तो ये मेथड समझ में आ गया, इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें हम शेयर होल्डर से पैसा टुकड़ों में मंगाते हैं, और वो टुकड़ों का नाम भी होना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट अकाउंट, और तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल
और फोर्थ वाली सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट के नेम है, ये इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है, टोटल हमारा 10 होना चाहिए। कुछ केसेस में प्रीमियम या डिस्काउंट भी होता है, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले बेसिक 8 एंट्री जो होती है वे समझनी है। अगर आप ये एंट्री नहीं कर पाओगे तो समझ जाओ, तो फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, गारंटी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन्हीं 8 एंट्री के बेसिस पर क्या होने वाला है, इन्हीं 8 एंट्री के बेसिस पर हम सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे सबसे पहली एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी कि पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, असेट्स इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने डेबिट कर दिया है। ये 11th क्लास में हम जनरल एंट्री ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसी असेट्स को डेबिट कर देना होता है। तो रीज़न समझ में आया डेबिट क्यों किया हम, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये हमारी एक तरह से इनकम है। जैसे कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है कैश अकाउंट, सैलरी के थ्रू पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है, कैश डेबिट किया, और किस इनकम के सोर्स के थ्रू आ रहा है तो उस इनकम को आपने क्रेडिट करना होता है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो इस एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है ये बताने के लिए हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यही रीज़न है कि हमने इसको क्रेडिट किया। समझ में आया। इसके बाद है तो ये पहली एंट्री किसकी होगी, पहली एंट्री यहाँ पे होगी रिसीव की, कि पहला कंपनी के पास पैसा आया है। अब सेकंड एंट्री होगी उसको ट्रांसफ़र करने की, कि हम उस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 9% डिबेंचर के अंदर हम उस एंट्री को, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र की एंट्री मैंने वैसे ही बताई है, जिस भी अकाउंट में से पैसा जा रहा होता है, जो गिवर है उसको नीचे ऊपर रखना होता है, जो टेकर है उसको नीचे रखना होता है। यही रीज़न है कि एप्लीकेशन से पैसा कहाँ पे आ रहा है, डिबेंचर में, तो एप्लीकेशन को ऊपर रखा। तो ट्रांसफ़र हमने कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद आती है एंट्री तीसरी ड्यू की, यानी कि अब कंपनी शेयर होल्डर के पास कॉल करके बोलेगी कि आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो चुका है, यानी कि आपकी सेकंड अलॉटमेंट का टाइम हो चुका है, तो अब आपको पे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर को कॉल करके रिमाइंड कराती है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा देना है, उनको रिमाइंड करा देते हैं। तो उस टाइम पर एंट्री क्या होती है, पैसा मांगते हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो जब हमने क्रेडिट सेल्स की एंट्री की थी, हमने गुड्स बेच दी थी, तो हमने क्या एंट्री की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा अभी आया नहीं है लेकिन हमने फिर भी डेटर्स को पहले ही डेबिट कर दिया क्योंकि पैसा आना है यहाँ से। ऐसी अलॉटमेंट का भी पैसा आया नहीं है, तो जिससे पैसा आने वाला होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एक तरीके से असेट्स है वो। तो यहाँ पे डेटर्स असेट्स था और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट से पैसा आने वाला तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और अल्टीमेटली कहाँ पे पैसा जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, इसको क्रेडिट कर दिया। इसके बाद रिसीव की एंट्री बड़ी सिंपल सी है। पहले रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, रिसीव किया था तो एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब हमने डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। लो जी, रिसीव की तो बहुत ही सिंपल सी होती है। फिर से ड्यू की है, यानी जैसे ही हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेंगे उसके बाद हम फिर से कॉल करेंगे शेयर होल्डर के पास, हम यानी कंपनी, हम उनको रिमाइंड कराएंगे कि आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो चुका है। यहाँ पे आपने 2 रुपये दे दिए, 3 दे दिए, और आपको लास्ट में 5 रुपये देने हैं। मान लेते 1,000 अगर किसी 10,000 शेयर्स अगर किसी ने खरीदे तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 उस बंदे का अमाउंट बनता है। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी कि अब यहाँ से पैसा आएगा तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे डेटर्स की तरह, और जब पैसा मिल जाएगा तो एंट्री कर देंगे कि अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन 8 एंट्री में या फिर 6 एंट्री में एक चीज़ बताने वाली है, वो ये सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे हाँ, जो रिसीव वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इनको समझना है पहले आपने, यानी ये अलग ही लेवल की एंट्री है, बिल्कुल इजी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इन तीनों एंट्री में अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि तीनों ही एंट्री में बैंक को डेबिट किया है, बैंक को डेबिट किया है, बैंक को डेबिट किया है। ठीक है,
और जिस भी अलॉटमेंट का पैसा आना है, सॉरी आ चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया, यहाँ पे अलॉटमेंट का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया। तो रिसीव वाली एंट्री बिल्कुल सेम है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है। अब बात करते हैं ड्यू की एंट्री और ट्रांसफ़र की एंट्री। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसफ़र की एंट्री अलग है, ड्यू की एंट्री अलग है, बस कहने का तरीका अलग है कि हमने पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और ड्यू का मीनिंग होता है कि हमने कॉल करके रिमाइंड कराया है। यानी कि थ्योरेटिकल इन चीज़ों को समझे तो अलग अलग है, लेकिन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आप समझोगे तो ट्रांसफ़र की ही एंट्री होती है। अप्लीकेशन से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में, अलॉटमेंट से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, पहले कॉल करेंगे, पैसा मांगेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वही चीज़ है। तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री या फिर ड्यू वाली एंट्री सेम ही होती है कि एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है, अलॉटमेंट का डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है। यानी इन तीनों एंट्री में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 29% डिबेंचर और यहाँ पे 9 रह गया, 29% डिबेंचर और 29% डिबेंचर। ठीक है, यानी कि हमें इन तीनों एंट्री में जो भी एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया है वो हमने अल्टीमेटली 9% डिबेंचर अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होता है। तो बेसिक आपको समझ में आया। अब इन्हीं के बेसिस हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। कम से कम जो बेसिक वाले न्यूमेरिकल लमसम और पार वाले भी तो एटलीस्ट इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि विनस लिमिटेड इश्यूड 40,000 शेयर्स 10% डिबेंचर। देखो मैंने 9% का एग्जांपल लिया था, इन्होंने 10% का लिया हुआ है। तो ये परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है ये फिक्स ऑफ रेट है, ये है रेट कि 10% से पर मंथ शेयर होल्डर को, सॉरी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 100 ईच का मतलब क्या है? ये इसकी फेस वैल्यू है, यानी कि एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपये, और पार का मतलब है कि हमने 100 का शेयर 100 पर ही बेचा है। ठीक है, फॉर कैश पेबल इन द फुल अलॉन्ग विद द applications वर रिसीव्ड 60,000 डिबेंचर्स फॉर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन, मनी वॉज रिफंड। अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो रिफंड कर देंगे। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्योंकि लमसम का केस है तो सारा का सारा पैसा हमने जो है एक बार में मंगा लिया। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री डालनी है, न्यूमेरिकल पार्ट आप बाद में डालोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि मैंने क्या बताया था, तो मैंने ये बताया था कि हम इस लमसम के अंदर डिबेंचर और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हम एक बार में अकाउंट ओपन करते हैं, यानी एक साथ ही करते हैं, ऐसा सेपरेट नहीं रखते वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये हमने कर दिया। और दूसरी क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को यहाँ पे डेबिट कर देना है और 10% डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई थी और वही हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखना, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कितने हैं? 40,000। ठीक है, 40,000 तो यहाँ पे इश्यू किए गए हैं और पैसा आ गया 60,000 का। तो हम पहली एंट्री किससे करेंगे? 60,000 से, क्योंकि सभी डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर अलॉट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट एंट्री हमने कर लिया। अब यहाँ पे 60,000, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये और हमारे पास 60,000 आ गया, तो हमारे पास एक्चुअल में कितना है? 60 लाख। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे आया आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसी 60 लाख के अमाउंट को आपने जो है 10% डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन यहाँ पर बस इतना रखना है कि हमारे पास एक्चुअल में डिबेंचर है कितने? 40,000। तो हम 40,000 शेयर्स पे 100 से मल्टीप्लाई करके हम सिर्फ कितने दे सकते हैं? 40,000 तो है ही, और इनको जो 2 से और 2 जीरो और लगा दो यहाँ पे, तो हम नॉर्मली 40 लाख दे सकते हैं। 60 लाख में से जो हमारे पास 60 लाख का अमाउंट आया है डिबेंचर को बेचने से, हमारे पास है ही 40,000, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 40 लाख के डिबेंचर दे सकते हैं। जो 20 लाख यहाँ पे बचा हुआ है एक्स्ट्रा, वो हमें रिफ़ंड करना होगा। अब देखिए पैसा जब आया था कंपनी के पास तो उसने डेबिट किया था। ठीक है, अब रिफ़ंड के केस में पैसा वापस करना हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पैसा आया था तो डेबिट किया,
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, रिफंड करना है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे ये टू बैंक कर दिया। जैसे अगर मैं एक कोचिंग सेंटर ओपन करता हूँ, मैंने वहाँ पे 10 चेयर्स बिठाई है, मेरे पास बच्चे आ गए 12, स्पेस ही नहीं है, चेयर ही नहीं है, तो उन 2 बच्चों की जो एक्स्ट्रा फीस मेरे पास आ चुकी है उसको मैं क्या करूँ, रिफंड कर दूँ। वही केस यहाँ पे है कि कंपनी के पास डिबेंचर ही 40,000 है, तो मैक्सिमम कितना दे सकती है, 40,000। डिबेंचर अकाउंट में 40,000 जाएगा, बाकी का पैसा यहाँ पे रिफंड कर देंगे। तो ये था लमसम का केस। सेम यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में छोड़ता हूँ कि आप इसको ट्राई करना है। नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसको ट्राई करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है जीएस लिमिटेड इश्यूड 2000 एट द रेट 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो। यानी कि हमने एप्लीकेशन पे कितना मंगाया, 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपये मंगा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका क्या है, मंगाने का तरीका है। पहली इंस्टॉलमेंट में 25 रुपये, दूसरी में भी 25 और लास्ट में 50, और आपका टोटल कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए, तो 100 हो भी गया। ठीक है, application were received for the all debentures along with the application money, did allotment was made, call money was made, received on the data। यानी हमने सभी इंस्टॉलमेंट को मेड किया है और जो भी अमाउंट मिलना चाहिए तो वो रिसीव किया है, तो आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे एक तो याद रखना है कि हमने 2000 के डिबेंचर इश्यू किए हैं और हर एक की कीमत कितनी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 2000 से, और इनकी फेस वैल्यू 100। हाँ, वो हो गया मैं आंसर। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली एंट्री आप देखिए, हमें यहाँ पे करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट। ये सिखाया था मैंने, क्योंकि लमसम के केस में तो अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना था, यहाँ पे अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना था यहाँ पे, लेकिन इंस्टॉलमेंट के मेथड पे अप्लीकेशन अलग होगा, अलॉटमेंट अलग होगा। दिख रहा है ना, वही चीज़ है। तो पहली एंट्री होगी अप्लीकेशन से, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर 50,000। अब ये 50,000 कैसे आया, हमने डिबेंचर इश्यू किया 2000, राइट, और हमारे पास अप्लीकेशन का पैसा ये 25 दूनी 50, तो ऐसे हमारे पास ये 50,000 का अमाउंट आ गया है। इसके बाद है ये रिसीव की एंट्री थी, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा, नरेशन में लिख सकते हैं रिसीव की एंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो किस चीज़ की है, वो है आपकी ट्रांसफ़र की। ये रही कि हमने ट्रांसफ़र करना है 9% डिबेंचर अकाउंट में, तो जिसको हमने क्रेडिट किया तो फर्स्ट एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में हम उसको डेबिट करेंगे। पहली एंट्री थी, यहाँ पे दूसरी एंट्री, तो 9%, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये ट्रांसफ़र की एंट्री है, जिसमें से पैसा जा रहा है उसको ऊपर रखना है, जिसके अंदर जा रहा है पैसा उसको नीचे रखना है। सेम अमाउंट 50,000 लिए थे, तो यही अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अमाउंट में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। इतनी सी बात है। इसके बाद अगली एंट्री है ड्यू की, यानी कि हम थर्ड एंट्री क्या करेंगे, ड्यू की मांगेंगे। ये देखो लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो डिबेंचर जैसे ही हमने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कर देंगे, यानी कि हम जो है फिर से 2000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से आएगा 50,000। तो एंट्री आपको याद रखनी है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, यानी कि हम मांग रहे हैं, पैसा आएगा किसका आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट का अभी आया ना, तो हमने एडवांस में इसको डेबिट कर दिया, जैसे क्रेडिट सेल्स में हमने डेटर्स को किया था। इसके बाद फोर्थ वाली एंट्री होगी रिसीव की, ये लिखा हुआ है रिसीव की, सिंपल सी, अगर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया तो बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब क्योंकि 50,000 मांगे थे तो 50,000 हमें मिल जाने हैं, इतना ही हमने रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम ही अमाउंट चलेगा। इसके बाद आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फिर से ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू वर्ड लिखा हुआ है, कौन सी, 5वीं, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और इस बार हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 2000 के डिबेंचर पे हमने मांगे पूरे 50 रुपये, तो ये बन जाएगा आपका 1 लाख का अमाउंट। 1 लाख रुपये हमने मांगे हैं, यानी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कॉल करके बोला कि आपका 2000 डिबेंचर पे 50 रुपये बनते हैं सर, तो आपको 1 लाख रुपये देने हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं, आप जो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक पेमेंट कर देना। और जैसी पेमेंट आएगी तो हम एंट्री डाल देंगे 6 वाली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये रिसीव की एंट्री हो जाएगी, और जितना अमाउंट हमने मांगा है उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा। अभी तो हम सिंपल से केसेस कर रहे हैं कि जितना हमने मांगा उतना ही मिल गया। आने वाले टाइम में 4 फीचर भी आता है,
और कॉल्स इन एडवांस भी आता है, एरियर भी आता है, उनको भी समझेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने क्या किया कि डिबेंचर कहते किसे हैं, कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने की नीड क्यों है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और कंपनी को लगता है कि पब्लिक से पैसा लेना थोड़ा सेफ है, बस उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे, हम इंटरेस्ट को पे करने के लिए कैपेबल है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डिबेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी कंडीशन लिखी होती है कि कंपनी ने किस रेट पे किस बंदे से कितना अमाउंट लिया और कितने टाइम के बाद वो अमाउंट रिटर्न करने वाला है। लोन की तरह होता है, ये कंपनी है जिससे पैसा लिया हुआ है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। डिबेंचर का डॉक्यूमेंट इनके पास चला जाता है, फंड रेज करने का इंटेंशन था। इसके बाद शेयर्स वाले चैप्टर में जहाँ भी हमने शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा और शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, इतना सा चेंज आएगा, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं इश्यू करने के जो मेथड है वे यहाँ पे कितने दो तरीके से हैं। एक आप लमसम से भी कर सकते हो और दूसरा आप जो इंस्टॉलमेंट मेथड से भी कर सकते हो। लमसम का मतलब है कि आपने डिबेंचर के जो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू वो एक बार में ही मंगा ले, तो 2 एंट्री पास करनी है, एक बार तो कॉल करके हम रिसीव कर लेंगे और दूसरी बार उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट में हम टुकड़ों में मंगाएंगे तो कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, 5 रुपये, फिर हमारी फेस वैल्यू आएगी। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे 3 की डबल 6, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हुई है। अगर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो 4 की डबल 8 एंट्री यहाँ पे हो जाती है। 8 एंट्री क्यों, एक रिसीव की होती है, फिर ट्रांसफ़र की, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू एंड रिसीव। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री पास करनी है। किसी बच्चे को डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।